नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी और आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल प्रोग्राम छाप। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। अक्सर आपने इस कार्यक्रम को स्टूडियो से देखा है, लेकिन आज स्टूडियो के बाहर से, क्योंकि कुछ कहानियां उन्हीं गलियों में सुनाई जानी चाहिए जहां से बदलाव की शुरुआत हुई है। तो आज का एपिसोड देहरादून की दरभंगा बस्ती से, और मेरे साथ जो मेहमान हैं वो कोई बड़ी अधिकारी नहीं है, ना ही किसी बड़े मंच की चर्चित शख्सियत है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो कई बार बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं भी नहीं कर पाती हैं। उन बच्चों के हाथों में किताबें दी जिनका दिन पूरा बीन कर गुजरता है। उनकी बस्ती की पाठशाला में आज कई बच्चे पढ़ते हैं। कई बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, कई सपने फिर से जिंदा हुए और कई परिवारों की सोच बदली। मीना, जिनका खुद का बचपन इसी बस्ती में गुजरा है, और आज उनकी लीडरशिप में इस बस्ती के बच्चों को नई दिशा मिल रही है। तो मैं आपको मिलवा रही हूँ मीना से। यानी कि मतलब अगर आप सुबह उठो तो लड़ाई, शाम को तो लड़ाई। आप किसी लड़के को मतलब नजर आई कांटेक्ट से बात नहीं कर सकते। तो इधर मैं ABCD लिखवा रही हूँ, उधर से बच्चे गायब। और गायब क्यों? क्योंकि मुझे पानी भरने जाना है, मुझे काम करने जाना है, मुझे भीख मांगने जाना है। जिनको पता ही नहीं कि वो हंसते भी थे, मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा था उनको कि हंसती भी है और वो रैंप वॉक कर रहे हैं, उनको देख के बहुत खुशी मिलती है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी मतलब रिस्पेक्ट भी करते हैं और बात भी मानते हैं। हर बच्चे का बचपन एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चों के हिस्से में अच्छे स्कूल, खिलौने और बेफिक्र हंसी आती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सुबह किताबों से नहीं, जिंदगी की परेशानियों से शुरू होती है। जब दरभंगा बस्ती पहुंची तो सामने खेलते बच्चों की हंसी जरूर सुनाई दी, लेकिन उस हंसी के पीछे छिपी उनकी जिंदगी ने भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। तंग गलियां, छोटे छोटे घर, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार। यहाँ पल रहे बच्चों के लिए स्कूल जाना भी कभी एक सपना था। इन मासूम चेहरों को देखकर कुछ पल के लिए शब्द ही नहीं थे। बस एक ही ख्याल आया, अगर इन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी तो शायद इनके सपने भी इन्हीं गलियों में कहीं खो जाएंगे। लेकिन इसी बस्ती में एक लड़की थी जिसने इंतजार नहीं किया, कोई आएगा और हालात बदलेगा। उसने खुद बदलाव की शुरुआत करने का फैसला किया। तो मैं आपको मिलवा रही हूँ मीना पासवान से। बहुत बहुत स्वागत है मीना, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दरभंगा बस्ती में पली बड़ी मीना की जिंदगी कैसे बदली? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। तो मैं जिस माहौल में रहती हूँ, आप देखोगे वहाँ मतलब रहना भी बहुत मुश्किल है। यानी कि मतलब अगर आप सुबह उठो तो लड़ाई, शाम को तो लड़ाई। बच्चे भी अभी ऐसे ही हैं। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट यहाँ दरभंगा बस्ती में रहती हूँ। तो मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी और मेरी एक दीदी है, बड़ी दीदी, जिनकी शादी हो चुकी है। अच्छा। और एक मेरा भाई है जो कि मुझसे छोटा है, उसकी भी शादी हो गई है। अच्छा। और उसका एक छोटा सा बच्चा है। और एक मेरी सिस्टर है जो अभी यही न्यू विजन में ही पढ़ाती है बच्चों को। और मैंने अपनी स्कूलिंग GGIC लकी बाग से करी थी। स्टार्टिंग में ये था कि पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी। आई थिंक मैं सेकेंड क्लास तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, बट वहाँ पे हुआ ये कि मतलब फीस का इशू आ गया कि मतलब हमारा मतलब कुछ सिचुएशन आई थी कि मतलब फीस नहीं दे पा रहे थे हम। तो उसके बाद हुआ ये कि मतलब मेरा एडमिशन ये गवर्नमेंट स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय दर्शनी गेट करके नाम था, तो वहाँ पे गया। फिर वहाँ से मैंने पास आउट किया, फिर GGIC में एडमिशन हुआ। और फिर उसके बाद मैंने BA किया। BA के साथ साथ मैंने BSc एनिमेशन भी किया हुआ है, जो कि मुझे गजेंद्र सर, जो न्यू विजन फाउंडेशन के संस्थापक हैं,
उन्होंने मेरा एडमिशन कराया था। उनके उनके द्वारा मैंने बीएससी एनिमेशन भी किया हुआ है। अच्छा, तो क्या जब परिवार में कितने भाई बहन बताया आपने? हम 3 बहन हैं और 1 भाई है। पापा मम्मी क्या करते हैं? मम्मी भोजन माता है और पापा वैसे पहले पापा एक ठेली लगाते जिसमें ताला चाबी बेल्ट वगैरह, मतलब छोटी सी शॉप थी, तो वो चलाते थे रेलवे स्टेशन पे। अच्छा, हाँ, तो हमारा जो पालन पोषण है उसी ठेली में ही हुआ है। इसलिए मैम हुआ ये था ना कि मतलब फीस की प्रॉब्लम आई थी, तब जाके गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है कि इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती है। तो फिर वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था और थोड़ी सी मैं पढ़ाई में अच्छी भी थी। मुझे अच्छा लगता था कुछ नया नया सीखना। हाँ, और फिर कभी कभार ऐसा भी होता था कि मतलब बुक्स वगैरह के लिए भी, पर मेरे मम्मी पापा ने कभी मुझे फील नहीं कराया। भले ही वो कभी कभी मैंने उन्हें देखा है पीछे से कि वो क्या करते थे कि किसी और से लेके मतलब मेरे लिए बुक्स लेके आते थे, किसी से पैसे ले लेके बुक्स लाना है, ऐसी सिचुएशन भी आई थी हमारे साथ। फिर मैंने फिर 12th पास किया। 12th पास करने के बाद सौभाग्य से मुझे रमोला सर मिले, गजेंद्र सर, जिनके द्वारा मैंने सर को देखा कि सर सिर्फ 2-3 बच्चों को लेके पढ़ा रहे, जो ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद जिनको बोलते हैं, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो मैंने देखा, तो बचपन से मेरा ये था कि मैं जिस माहौल में मैं रही हूँ उस माहौल में बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे। उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं 10th 12th क्लास में थी, उस टाइम पे मेरे ख्याल से सिर्फ 2 या 3 बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाते थे, और बाकी या तो कूड़ा बीनते थे, सच बताओ तो कूड़ा बीनते थे, या भीख वगैरह जो मतलब देखा था मैंने। तो मुझे लगता था कि नहीं, बच्चों को ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरुआत आसान नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले बच्चों को पढ़ाना नहीं, उन्हें अनुशासन सिखाना जरूरी था। बस्ती का माहौल ऐसा था कि बच्चों की बातचीत में हर दूसरे शब्द के साथ गाली होती थी। लड़ाई झगड़ा, शोर और पढ़ाई से दूरी, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। बच्चे वही सीख रहे थे जो हर दिन अपने आसपास देख रहे थे। ऐसे में मीना ने किताब खोलने से पहले बच्चों को सम्मान से बात करना सिखाया, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाया, अनुशासन सिखाया, क्योंकि उन्हें पता था अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो शिक्षा भी अधूरी रह जाएगी। धीरे धीरे बच्चों की भाषा बदली, उनका व्यवहार बदला और फिर बदलने लगी सोच। तो आपके आसपास जो माहौल था वो कैसा था? मतलब आप स्कूल जाती थी, सारे आसपास के बच्चे स्कूल जाने वाले थे आपके? नहीं, वही मैं आपको बोल रही हूँ कि मतलब उस टाइम पे सिर्फ 3 बच्चे थे, बाकी कुछ नहीं करते थे, ऐसे घूमते थे, फिरते थे बस्ती में। अच्छा, तो जब सारे बच्चे ऐसे थे तो आपके पेरेंट्स ने अलग कैसे सोचा कि मतलब इसको स्कूल जाना चाहिए बच्चों को? हाँ, मेरे मम्मी पापा की भी मतलब बचपन से ही था कि उनको भी ये फैसिलिटी नहीं मिली। मेरे पापा में मतलब सारी टैलेंट, मतलब उनके पास क्या नहीं आता, खाना बनाने से लेकर हर एक चीज आता है, बट सिर्फ पढ़ाई की वजह से अभी वो ठेली चला रहे। तो यही सोच के पापा को लगता है कि अगर मैं भी पढ़ लेता तो मैं भी अभी कुछ होता, तो मैं नहीं हुआ तो मेरे बच्चे आगे बढ़े। तो यही सोच के उन्होंने मुझे पढ़ाया, चाहे घर में प्रॉब्लम कितनी भी आए, उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं कराया कि नहीं तुम नहीं कर पाओ। तो चारों भाई बहनों ने पढ़ाई की है आपने पूरी? चारों भाई। तो जब आपने, जैसे आपने बताया कि जो रमोला जी जिन्होंने आपको हेल्प करी, तब आप क्या कर रही थी उस टाइम पे? मैं उस वक्त पढ़ाने की आगे नहीं पढ़ पाते फिर फैमिली की जिस तरह की सिचुएशन थी? नहीं, पढ़ाना तो था, कैसे भी करके पढ़ाते, बट सर ने मुझे मोटिवेट किया, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि नहीं। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि उस टाइम पे जो माहौल है हमारा, ये था कि मतलब आप किसी लड़के को मतलब नजर आई कांटेक्ट से बात नहीं कर सकते। तो मुझे ये था कि आई कांटेक्ट से हम बात नहीं करेंगे। तो जब मैं कॉलेज में गई, तो कॉलेज में जाने के बाद इंट्रो होता है ना, तो इंट्रो देते हुए मैंने सर को कहा कि सर मतलब आईज नीचे करके मैंने उनसे मतलब इंट्रो दिया अपना। तो उन्होंने कहा आई कांटेक्ट करना जरूरी होता है, कि उन्होंने मुझे उस टाइम समझाया। फिर मैं सोच रही थी कि हमें तो सिखाया जाता है कि आंखें नीचे करके बात करना, और यहाँ पे कुछ अलग है। तो मैंने वहां से सीखा कि नहीं,
हम मतलब सबको इक्वली रखना है। मीना की असली चुनौती अभी बाकी थी। बच्चों को एक दिन पाठशाला तक ले जाना आसान था, लेकिन उन्हें हर दिन वहां तक लेकर आना सबसे मुश्किल काम था। सुबह अपनी नौकरी और शाम को बस्ती की गलियां। जब ज्यादातर लोग दिन भर की थकान के बाद आराम करते हैं, उस वक्त मीना की दूसरी जिम्मेदारी शुरू होती है। वो एक एक घर का दरवाजा खटखटाती, माता पिता से बात करती, बच्चों को बुलाती और उन्हें अपने साथ पाठशाला लेकर आती। कई बार दरवाजे उनके सामने ही बंद कर दिए जाते, कई बार साफ मना कर दिया जाता, क्योंकि परिवारों के सामने अपनी मजबूरियां थी। किसी को घर के काम के लिए बच्चे चाहिए थे, तो किसी की रोजी रोटी ही भीख मांगने पर टिकी थी। ऐसे में पढ़ाई उन्हें एक जरूरत नहीं, बल्कि समय की बर्बादी लगती थी। लेकिन मीना ने हार नहीं मानी। अगले दिन वही दरवाजा, फिर वही कोशिश और फिर वही उम्मीद। दिन बीतते गए, कोशिश जारी रही और धीरे धीरे बस्ती का भरोसा जीत लिया गया। एक दिन ऐसा भी आया जब जिन घरों के दरवाजे कभी बंद हो जाते थे, आज वहीं के बच्चे समय होने से पहले खुद पाठशाला पहुंचने लगे। यही शायद किसी भी बदलाव की सबसे बड़ी पहचान होती है, जब लोगों को बुलाना नहीं पड़ता, लोग खुद चलकर आने लगते हैं। जब मैं बस्ती की पाठशाला तो अब हमने नाम रखा है अभी 2-2.5 साल से। इससे पहले हमारा न्यू विजन ही था, न्यू विजन फाउंडेशन। तो जब मैं न्यू विजन फाउंडेशन से जुड़ी, रमोला सर से जुड़ी, तो उस टाइम पे बच्चे को पढ़ाते थे, 2-3 बच्चों को पढ़ाते थे सर। और फिर तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब और उस टाइम पे मैं कॉलेज में भी थी, तो कॉलेज से आने के बाद मैं बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो बच्चों को पढ़ाते हुए ये होता था कि सबसे पहले उनके घर जाना पड़ता था बच्चों के, फिर घर से उनको लाना पड़ता था। लाने के बाद उनको बताते थे कि बच्चों, सबसे पहले बेसिक शिक्षा देते थे हम, अ आ इ ई मतलब ऐसे करके, और मेन डिसिप्लिन में लाना कि कैसे रहते हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, ये सिखाया जाता था उन बच्चों को। और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि इधर मैं पढ़ा रही हूँ, इधर बोर्ड पे लिखवा रही हूँ कि ABCD, जो छोटे बच्चे ही हुआ करते थे, तो इधर मैं ABCD लिखवा रही हूँ, उधर से बच्चे गायब। और गायब क्यों? क्योंकि मुझे पानी भरने जाना है, मुझे काम करने जाना है, मुझे भीख मांगने जाना है, या अपनी-अपनी कहानियाँ बताते थे कि दीदी ऐसा-ऐसा है। और फिर उसके बाद मैं उनके घर जाया करती थी बच्चों के, क्योंकि मैं भी उसी बस्ती में रहती हूँ। तो मैं उनके घर जाके बताती थी उनके पेरेंट्स को। तो उनके पेरेंट्स बोलते थे कि अगर अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर वो पैसे आएगा कहाँ से? उनको लगता था कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। पर मैंने उनको समझाया कि नहीं, पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी जो मतलब जिस एज में हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो पहले हमें इनको आगे बढ़ाना है शिक्षा के क्षेत्र में। पहले इनको सिखाओ, समझाओ, तभी वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। धीरे-धीरे जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो बच्चों बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स हमसे जुड़ने लगे। पेरेंट्स पेरेंट्स आके बोलते थे कि मीना, हमारे बच्चों को भी पढ़ाओ, हमारे बच्चों को भी पढ़ाओ। पर उस टाइम पे ये था कि हमारे पास इतना स्पेस नहीं हुआ करता था। तो एक बस्ती में ही हमने एक स्पेस लिया हुआ था, वहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते थे। और वो बहुत छोटा, मतलब छोटी-सी क्लास थी, वहाँ पे हमने धीरे-धीरे 40-45 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो यही प्रॉब्लम आई कि फिर से वो गायब हो जाते थे, फिर कहीं चले जाते थे। फिर कभी-कभी मैं खुद मतलब जाती थी उन्हें धूप में, कभी शाम 7 बजे भी जाया करती थी। मैं कहीं कहीं से तो ढूँढ के लाऊँ, तो मैं उनको ढूँढ के लाती थी, फिर उन्हें पढ़ाती थी। और फिर धीरे-धीरे चेंजेस ये आया कि मतलब बच्चे खुद ही आने लग गए। तो अभी हमारे पास 98 बच्चे हैं, तो 98 बच्चे अभी रेगुलरली आ रहे हैं। उनमें से हमारी प्रॉब्लम ये भी आती है कि बच्चे तो हैं हमारे पास, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेंटेड हैं, जो रेंट पे रहते हैं।
और रेंट पे रहते हैं, 1 साल 1.5 साल हमने पढ़ाया उनको, फिर वो कहीं और मतलब चले जाते हैं, या तो गांव चले जाते हैं या कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी भी प्रॉब्लम आई है हमारे बीच। और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है उनका एडमिशन करवाते हैं हम। तो मीना, एक चीज की पढ़ाते क्या हो बच्चों को सबसे पहले, कि एक कितने क्लास तक के बच्चे हैं अभी जो आपके पास आते हैं? मेरे मतलब जो यहाँ बस्ती की पाठशाला में 12 तक के बच्चे आते हैं। अच्छा। हाँ, अभी तो फिलहाल मैं मतलब एज अ मेंटर हूँ यहाँ पे। और अ, सबसे पहला जो हाँ। मेरा काम होता है वो अनुशासन पे होता है। अच्छा। कि सबसे पहले मैं बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाती हूँ कि गालियां हैं तो गालियां मत दो एक दूसरे को। ये लोग ऐसे ही गालियां दे देते थे, तो मैं सबसे पहले इनको गालियां बंद करवाया मैंने। लोग मतलब जो बच्चे थे वो कभी भी कहीं भी दे दनादन गालियों से स्टार्ट कर देते। तो अब ऐसा बहुत मतलब बहुत ही कम हो गया है। 1% बोले तो 1% ही रह गया 100% में से। तो अभी काफी सुधार भी आए बच्चों में। और जैसे अभी कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो मतलब नशे के लाइन में जा रहे थे, लाइक वो क्या बोलते वाइटनर वगैरह पीने लग गए थे। तो मैंने उनसे भी बात करी, वो नीचे ही रहते हैं। अच्छा। तो उनसे मैंने बात करी, उनको समझाया। तो अभी वो आ रहे हैं यहाँ पे, 2-3 बच्चे ऐसे जो हमारे पास आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं आपके पास जो 12 साल जब बस्ती पाठशाला शुरू हुई थी तब थे और अभी भी हैं? हाँ, अभी भी है। अभी हमारे पास जो टीचर है वो तब के बच्चे हैं जो अभी टीचर बन चुके हैं यहाँ पे। अच्छा। अभी वो एज अ टीचर पढ़ा रहे बच्चों को। बहुत बढ़िया। तो मीना को लगता है कि उसने अपनी और बच्चों की जिंदगी बदल रही है? बिल्कुल मैम, मुझे तो सच में लगता है, क्योंकि मैंने सबसे पहले मैं अपनी बोलूं, क्योंकि मैंने मतलब जिस वे में मैं थी, मतलब वहां पे मुझे बोलना तक नहीं आता था। आज मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बच्चों के लिए भी है कि बच्चों में भी बहुत बदलाव आया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 बच्चों में, हमारे पास जितने बच्चे अभी 98 बच्चे, तो 98 बच्चों में बदलाव आया। और साथ ही जितने बच्चे हैं आसपास वो बोलते कि दीदी हमें भी बुला लो, हमें भी बुला लो। तो बच्चों के साथ साथ महिलाओं के भी सेशन लेती हैं आप? हाँ वो जी। क्या है? बच्चों के साथ साथ मैं महिलाओं का सेशन, जिसका नाम हमने रखा है नियो नारी। नियो नारी। हाँ, तो नियो नारी में ये है कि वो ऐसा होता है कि सभी जितने भी हमारे पास नारियां हैं, महिलाएं हैं, वो सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, झाड़ू पोछा लाइक ना। तो सभी अपने आप में बिजी रहते हैं, कोई बच्चों में, तो कोई किसी काम में, कोई किसी काम में। तो हमने जो हमारी टीम है, हमने ये सोचा कि इनके लिए भी कुछ होना चाहिए। इनको मतलब इनके लिए खुद के लिए टाइम निकाले, कुछ ऐसा करते हैं हम। तो फिर हमने सोचा, फिर हमने एक नियो नारी के नाम से एक सेशन रखा। अच्छा। हाँ, तो जिसमें हमारे पास 55 से 60 महिलाएं आती है। अच्छा। जिनको हम खुद के लिए जीना सिखाते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि खुद के लिए भी टाइम निकालो आप। और कभी एक्टिविटीज हो गया, मतलब जैसे डांस हो गया, गाना हो गया, रैम वॉक हो गया, बड़े मजे से करते। मतलब ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब जिनको पता ही नहीं कि वो हंसते भी थे। मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा था उनको कि हंसती भी है और वो रैम वॉक कर रहे हैं। उनको देख के बहुत खुशी मिलती है, मतलब मजा आता है। अच्छा, मीना दीदी कैसी लगती है? मीना दीदी बहुत अच्छी है। अच्छी है? क्या करती है वो आप लोग? पढ़ाती है। तो वो जब पढ़ाने बुलाती है आप आते हो सब लोग? हाँ, यस दी। नहीं, पहले नहीं आते थे ना? आते थे। अच्छा, क्या करते हो आप लोग यहाँ? पढ़ते हैं और खेलते हैं। खेलते हैं? तो अच्छा लगता है यहाँ? यस मैम। स्कूल भी जाते हैं आप लोग? और क्या क्या सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ पे? पढ़ना। मीना दीदी डांटती भी है या? तालियां बजा दीजिए ताकि नई ड्रेस नहीं। चलो क्लैप कर दो मीना दीदी के लिए। मैं मीना से ये जानना चाहूंगी कि मीना जब अपनी इतनी बड़ी यात्रा को देखती है कि छोटी सी मीना इसी बस्ती में पली बड़ी, आज इस बस्ती की लीडर है, तो कैसा महसूस होता है उसे? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जो मैं लोगों के पास जा जाके बोला करती थी, तो मेरे कोई नहीं सुनते थे। आज ये टाइम आया है कि मतलब लोग, मतलब वो खुद आते मेरे पास। मतलब कि जैसे हाँ, हमें पता चला कि तुम्हारी एक आवाज पर जो है ये सब डर के मारे तुरंत पहुंच जाते हैं। हाँ, ये है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही, बच्चों के साथ साथ बड़े भी मतलब रिस्पेक्ट भी करते हैं और बात भी मानते हैं।
तो अब अच्छा लगता है कि मतलब एक रिस्पेक्ट है मेरी, तो बहुत खुशी मिलती है मुझे। तो अभी नौकरी कहाँ पे कर रही हैं आप? अभी मैं ट्रैवल पैराडाइज है, अच्छा। ट्रैवल पैराडाइज ऑनलाइन, वहां पे मैं जॉब कर रही, और वो जॉब भी मतलब ये है कि मतलब कहीं और मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी टाइमिंग का इशू चल रहा था, और टाइमिंग का इशू चल रहा था तो वहाँ पे 10 से 6, और अगर मैं कहीं और जॉब करती जिस लाइन में जो मैंने बीएससी एनिमेशन किया हुआ है, तो फिर उसमें टाइमिंग का इशू था। अगर मैं वहाँ पे जॉब करती तो शायद मैं मतलब अभी न्यू विजन में नहीं होती। और जो विकास सर हैं, जो ट्रैवल पैराडाइज ऑनलाइन के मालिक है, बॉस, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट भी किया है। वो कहते कि कोई बात नहीं, मतलब वहां से मैं टाइम से आ जाती हूँ 4:30 बजे, 9:15 से 4:30 मेरी टाइमिंग है। तो कभी पेरेंट्स नहीं बोलते हैं कि अब नौकरी कर रही हो तो भाई ये करने की क्या जरूरत है? वैसे बोलते हैं काफी टाइम। एक बार ऐसा हुआ था मैम कि कोरोना का टाइम चल रहा था, तो कोरोना के टाइम पे मतलब जैसे राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो हमने राशन सर रमोला सर के थ्रू ही राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने। रमोला सर वैसे मतलब बहुत ही या दयालु पर्सन बोल लो या फिर बहुत ही अच्छे पर्सन बोल लो, वो है, उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया हुआ है। तो उस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा था, तो राशन कुछ राशन मेरे घर पे भी लाते थे, कुछ राशन हमारे न्यू विजन जो क्लास थी वहां पे रखते थे, तो मैं खुद ही मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने जाती थी। कभी कभी मुझे सुनने में आता था कि मतलब कुछ ही लोग जो बोलते थे कि जो ये राशन तो बेचती है, तो मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे नहीं करना, मुझे बहुत बुरा लगता था। और एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने मेरे पापा के सामने, कोई थे उनके दोस्त, तो उनके सामने जाके बोल देंगे कि ये मतलब ये लोग तो राशन बेचते हैं। उस टाइम पे मेरे पापा घर आए, पापा बोल रहे अब कोई न्यू विजन नहीं, कोई एनजीओ नहीं, सब बंद करो। तो उस टाइम मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मतलब एक तो मैं अच्छा सोच रही हूँ, अच्छा करने का सोच रही हूँ, मतलब जितने भी यहाँ के लोग थे पूरी बस्ती में हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया सर के थ्रू, और फिर सामने से मुझे ये मिल रहा है कि जो मतलब ये राशन बेचते, तो उस टाइम बहुत बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था। कई लड़कियां होती है जिनके पास साधन है, कई ऐसे बच्चे हैं जो अंडरप्रिविलेज्ड, जैसे कि आपके आसपास बच्चे हैं। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी ताकत क्या थी जिसने आपको आज इस मुकाम पे खड़ा किया? क्या सबसे बड़ी ताकत लगी? मेरी लाइफ में जो सबसे ज्यादा योगदान रहा है शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा एक लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के बिना वो मतलब आगे नहीं बढ़ सकती। और उसके बाद मेरी मम्मी का, जिन्होंने मुझे हमेशा मेरा सहयोग दिया है हर अच्छे बुरे टाइम में। और मुझे लगता है कि हर लड़की को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वो चाहे तो अपनी लाइफ बदल सकती है सिर्फ शिक्षा से। तो ये वो बच्चे हैं जो बस्ती की पाठशाला में पढ़ते हैं, जहाँ सिर्फ ये पढ़ना नहीं बल्कि अपने सपनों को जीना भी सीख रहे हैं। और मीना की कहानी ये बताती है कि संसाधन बड़े हो ना हो, लेकिन इरादे बड़े होने चाहिए। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।